अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कुछ इंटरेस्टिंग डरावनी कहानियाँ। आज की पहली कहानी हमें भेजी है न्यू दिल्ली से अभिनव पांडे जी ने। इस कहानी में उन्होंने अपने परदादा जी के साथ हुई एक घटना का जिक्र किया है। चलिए सुनते हैं ये कहानी उनकी ही जुबानी। ये कहानी मेरे परदादा जी की है जो मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी। बात आज़ादी के 2 साल बाद की है, यानी कि 1949 की। उस टाइम शहर या गांव इतने डेवलप नहीं थे। लोग उस समय अपने खेतों की रखवाली करने रात रात भर अपने खेतों में बैठते और वहीं सो जाते थे। उस समय एक किसान जो मेरे परदादा के अच्छे मित्र थे, उनका नाम चंदन कुमार था। चंदन जी हमेशा अपने खेत में बने मचान में ही सोया करते थे। वो अपने सोने की सभी व्यवस्था वहीं किए हुए थे ताकि उन्हें घर वापस जाना न पड़े। एक दिन रात की रखवाली के लिए वो खेत में ही रुक गए थे, क्योंकि उस समय ऐसी खबर चल रही थी कि खेतों में रात को कुछ चोर आकर सारी फसल बर्बाद कर देते और कुछ चोरी करके बाजार में बेच दिया करते थे। चंदन जी उस रात साथ में कुछ लाठी और डंडे लेकर खेत में ही सो गए थे। अपने मचान में बने बिस्तर के बगल में वो सभी सामान रख दिए थे और वहीं सो गए थे। दादाजी का कहना है कि उस समय चांद सर पर था और चंदन जी को रात में ऐसा लगा कि कोई उनके बिस्तर पर बैठा हुआ है। वो उठकर देखे तो दिखा एक कन्या उनके बगल में बैठी हुई थी और अपने बालों को उनके पीने के पानी में भिगा रही थी। चंदन जी के लिए ये बड़ा ही अजीब दृश्य था, लेकिन चंदन जी समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो चुपचाप सो गए। सोते समय उनको रात भर बहुत ही अच्छी खुशबू, मानो किसी फूल की खुशबू हो, वो बहुत ही जोरदार तरीके से पूरे वातावरण में फैल गई थी। और साथ साथ में पायल के घुंघरू की आवाज़, चूड़ियों के खनकने की आवाज़ रात भर उनके कानों में गूंज रही थी, जैसे मानो वहाँ कोई नर्तकी नृत्य कर रही हो। ऐसा दृश्य जिससे कोई भी सम्मोहित हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। लेकिन चंदन जी अपनी आंखें रात भर बंद करके रखे रहे और तकरीबन कुछ घंटों तक ये नाटक चलता रहा। फिर अचानक सुबह के समय वो खुशबू आना बंद हो गई और ये सब नाटक भी शांत हो गया था। फिर अगली रात भी उन्हें यही करना था कि अपने खेत में सोना था। और उस रात ख़ास बात ये थी कि वो पूर्णमासी की रात थी। तो चंदन जी ने मेरे परदादा जी को सारी घटना बता दी थी। तब परदादा जी ने अपने कुछ मंत्र पढ़कर जब ध्यान किया, तब पता चला कि वो कोई दुष्ट शक्ति है जो कि इसी समय सक्रिय होती थी, जो कि इसी समय एक्टिव होती थी। तब उन्होंने कहा कि रात के समय जब वो आए तो अपने उस पानी से भरे लोटे की जगह केरोसिन का तेल डाल दो। तब चंदन जी ने वही किया और मेरे परदादा जी भी उनके साथ साथ उनके मचान में ही पहुंच गए थे और एक पुआल के ढेर में छुप गए थे। फिर वैसे ही रात को वो आई और वही हरकत करने लगी। परदादा जी वहाँ छुपे सब देख रहे थे कि वो कन्या अपने बालों से चंदन जी के सर को सहला रही थी और मन में कुछ पढ़ रही थी और चूड़ियों को उनके कानों के पास बार बार खनखना रही थी और पायल को भी वैसे ही झनकार रही थी अपने पैरों को हिला हिलाकर। और धीरे धीरे करके उनका वही लोटा लेकर
अपने बालों में पानी डालने लगी, जो कि उसे पानी लग रहा था, लेकिन वो केरोसिन था। तभी मेरे परदादा जी ने चिल्लाकर कहा, चंदन लगा दे आग। और चंदन जी ने बगल में रखी माचिस को झट से चलाया और उसके बालों में आग लगा दी। वो कन्या बहुत ही तेज चिल्लाने लगी, जोर जोर से गालियां देने लगी, और चांद की चांदनी में जब उसका चेहरा दिखा तो उसका चेहरा इतना भयानक था कि चंदन जी तो वहीं बेहोश हो गए। दूसरे दिन उनको होश आया, तब परदादा जी ने बताया कि वो एक चुड़ैल थी जिसका पैर पीछे की ओर होता है, और आज के समय में उसे ही पिच्छल पैरी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये पिच्छल पैरी ऐसी शक्ति होती है जो कि अपने बालों को चांदनी रात में भिगोकर कुंवारे मर्दों का रक्त यानी खून पीती है और पूरे चांद में उसे मार डालती है। ये दूसरी कहानी मैंने इंटरनेट से ली है। ये कहानी मुझे काफ़ी क्रीपी और इंटरेस्टिंग लगी थी, तो चलिए सुनते हैं। उस रात बारिश में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब बहुत तेज़ बारिश हुई तो गाड़ी वहीं रोकनी पड़ी। गाड़ी को ऐसी जगह पर खड़ा किया था कि बारिश बहुत कम पड़े, पर बारिश कम कहाँ थी, लगातार पड़ रही थी। तभी दूर खड़े एक आदमी पर नजर गई। वो आदमी बारिश में लगातार भीग रहा था। उसके पास कुछ भी नहीं था। वो एक रेनकोट पहने हुए था। उसकी शक्ल बारिश में दिखाई भी नहीं दे रही थी। न जाने वो कौन होगा जो बारिश में खड़ा है। शाम का वक्त था, अब रोशनी भी कम हो गई थी। ऊपर से भारी बारिश हो रही थी, जिसके कारण कुछ भी दिखाई देना बहुत मुश्किल था। लगभग 15 मिनट बीते थे। वो आदमी थोड़ी थोड़ी देर पर इधर उधर देखता था, शायद किसी को तलाश कर रहा था। वो रास्ता भी बहुत सुनसान था। मुश्किल से 1 या 2 गाड़ी ही यहाँ से गुजर रही थी। अब बारिश थोड़ी कम हुई तो मैंने सोचा कि यहाँ से चला जाए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की ही थी कि मेरी नज़र वहाँ गई जहाँ पर वो आदमी खड़ा था, पर अब वहाँ कोई नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता था कि वो एकदम से अचानक से कहीं चला जाए। खैर, अब गाड़ी चल पड़ी थी और रास्ते पर बहुत पानी था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 1 घंटे के बाद कुछ दूरी पर एक ढाबा आ गया। मैंने सोचा कि यहीं पर थोड़ी चाय पी ली जाए। अब आगे का पता नहीं है कि कितनी दूरी पर रुकना होगा। ये सोचकर जैसे ही मैं चाय पीने ढाबे के अंदर गया तो वो आदमी मुझे अंदर बैठा दिखाई दिया। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये एकदम से वहाँ से यहाँ कैसे आ गया। उस पर से अपनी नज़र हटाकर मैं चाय पीने लगा। 1 घूंट चाय पीकर उसकी ओर फिर देखा तो वो वहाँ पर नहीं था। ये सब क्या हो रहा है, अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो आदमी कभी दिखता है, कभी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? चाय पीने के बाद जब मैं अपनी गाड़ी की ओर गया तो देखा कि वो आदमी गाड़ी के पास खड़ा था। उसे देखकर अब मुझे डर लगने लगा था। जैसे ही गाड़ी के मैं पास आया तो वो आदमी कहने लगा कि मुझे यहीं पास में जाना है, अगर आप थोड़ी मदद कर दें। न चाहते हुए भी मुझे उसकी मदद करनी पड़ी और मैंने हाँ कह दी और वो गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट हो गई और हम चल पड़े। रास्ते भर मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैं इससे क्या पूछूं, क्या बात करूं। उस आदमी से ये बात पूछना भी मुश्किल हो रहा था
कि मैंने तुम्हें तो वहां देखा था, फिर तुम यहां कैसे? कुछ दूर चलने पर उस आदमी ने कहा कि गाड़ी यहीं रोक दो, मुझे यहीं पर आना था। पर देखने पर वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बस वीरानी और सुनसान रास्ता। ये आदमी यहाँ कहाँ पर रहता होगा? जैसे ही मैंने पूछना चाहा, वो आदमी बिना गाड़ी खोले गायब हो चुका था। अब ऐसे वहाँ से भागने में ही भलाई थी। अब कुछ भी सोचना बेकार था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन था और यहाँ क्यों आया था, और सबसे बड़ी बात, वो गाड़ी में गायब कैसे हो गया। ये कहानी है बिजनौर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजेश की, जिनके साथ एक रात बहुत ही डरावनी घटना हुई थी। तो चलिए आगे की कहानी उनकी ही ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम राजेश है और मैं अपने परिवार के साथ बिजनौर, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। मेरे घर के रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है। जब भी हमें कहीं आना जाना होता है तो कब्रिस्तान के सामने से ही गुजरना पड़ता है। आज मैं आपको उस रात के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं और मेरे 3 दोस्त रात को एक कॉलेज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए हुए थे। पार्टी लगभग 12 बजे ख़त्म हुई थी। मेरे बाकी दोस्तों का घर मेरे घर से काफ़ी दूर था, इसलिए वो मुझे रास्ते में घर के नज़दीक ही छोड़कर अपने अपने घरों पर चले गए थे। मैं अकेला ही घर आ रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे घर के रास्ते में ही एक कब्रिस्तान पड़ता है। जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो मैंने अंदर किसी को देखा, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। बहुत अजीब इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये है कि रात को कब्रिस्तान में कोई भी नहीं रुकता था, और दूसरी बात ये कि कब्रिस्तान का दरवाज़ा रात में बंद हो जाता था, लेकिन वो आज खुला हुआ था। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। पहले तो मैंने सोचा कि किसी को बुलाऊं और इस बारे में बताऊं, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद जाकर देख लूं कि क्या बात है। क्योंकि मुझे डर नहीं लगता था, मैं धीरे धीरे उस कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लग गया, ये देखने के लिए कि आखिर वहां कौन है। मैंने गेट पर जाकर आवाज़ लगानी शुरू कर दी, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे लगा शायद मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी, तो मैं और अंदर चला गया और देखता हूँ कि एक कब्र के पास कोई खड़ा था। मैंने उसे दोबारा से आवाज़ लगानी शुरू कर दी, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ रहा था, बस चुपचाप खड़ा था। अब मैं उसके पास गया और उसके कंधे पर अपना हाथ लगाया तो उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा। उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे पड़ोस में ही रहने वाले अंकल थे, जिनका नाम जॉन फर्नांडिस था। वो मुझे देख रहे थे और मैं उन्हें। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो कैसे किसी को या फिर मुझे नज़र आ सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि उनकी मौत लगभग 15 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो मुझे साफ नज़र आ रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ सोचता या फिर किसी और को बुलाता, वो अचानक से धुएं की तरह वहां से गायब हो चुके थे। ऐसा देखकर मेरी तो रूह ही कांप गई थी और मैं भागता हुआ घर चला आया।
मैंने सब घर वालों को ये बात बताई, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। मगर मुझे आज भी उस रात को सोचकर डर लगता है। ये दास्तान एक ऐसी गली की है जो अपने में खुद एक कहानी है। इस गली में बहुत सी खौफनाक बातें दफन हैं। इस गली के बारे में कुछ किस्से ऐसे हैं जो बेहद डरावने और दिल दहला देने वाले हैं। जिस गली नंबर 18 के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो गली वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में है। ये गली बहुत ही लंबी और बहुत पतली है। आज इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम रोहन श्रीवास्तव है और मैं कोलकाता में जॉब करता हूँ। वैसे तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। कोलकाता में मैं बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पर हूँ। मेरा पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। मेरी अभी शादी नहीं हुई है। अब मैं आपको गली नंबर 18 के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने बहुत से लोगों से इस गली के बारे में बहुत कुछ सुना है। बहुत ही पुरानी बात है जब इस गली में ऐसा कुछ हुआ कि सभी लोग डरने लगे। पूरी बात अभी किसी को भी नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन ये गली बहुत ही डरावनी है और वहाँ पर कोई नहीं जाता। ये बात लगभग 40 साल पुरानी है। लोगों का तो यहाँ तक मानना था कि यहाँ जिन भी लोगों की मौत हुई है, उन सबकी आत्मा यहाँ पर भटकती है आज भी। कई लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया भी था, पर मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन एक दिन जब मैंने खुद अपने साथ ये सब होता महसूस किया, तब से मैं आज भी उस रात को सोचकर सहम जाता हूँ। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं अपने ऑफिस से शाम को देर से निकला था, तब मुझे कोई भी सवारी नहीं मिल पा रही थी, तो मैं पैदल ही ऑफिस से अपने घर की ओर चल दिया। जिस गली की मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरे ऑफिस और घर के बीचों बीच ही पड़ती है। जब मैं उस गली के पास पहुंचा, तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। लग रहा था मानो मेरी धड़कन रुक सी गई हो। जब मैं उस गली के सामने पहुंचा, तो मुझे उसके अंदर कुछ अजीब सा नजर आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई वहां खड़ा मुझे ही देख रहा हो। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उस गली में जाऊं और जो मुझे देख रहा था उससे पता लगाऊं कि वो कौन है। मेरे तो मन में बस एक ही बात आ रही थी, मैं कैसे न कैसे अपने घर पर जल्दी पहुंच जाऊं। जैसे ही मैं वहां से चलने लग गया, तो मुझे वहां से रोने और बिलखने की साफ साफ आवाज सुनाई देने लगी। मैं ये देखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा कि कौन रो रहा है, एकदम से मेरे आगे एक औरत आकर खड़ी हो गई और उसने मुझे वहां न जाने को कहा। मैंने उससे कहा कि वहां पर कोई रो रहा है, तो उसने कहा कि वहां पर जो भी है वो सब मरे हुए लोग हैं, जिनको कुछ साल पहले मार दिया गया था। वो पहले रोते हैं और बाद में ये चाहते हैं कि कोई यहाँ गली में आए और हम उसको भी वैसे ही मार डालें जैसे कि हमें कभी मारा गया था। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से वापस अपने घर चले जाओ। कभी भी इस गली में आने की मत सोचना। उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस गली में नहीं गया।
ये कहानी पुराने बरगद के पेड़ की है। उस पुराने बरगद के पास कोई भी नहीं जाता था। सभी लोगों का मानना यह था कि वहां पर जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को भी वहां पर नहीं ले जाता था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी, ये भी कोई नहीं जानता था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उस पेड़ पर कोई रहता है जो हमें कभी दिखाई नहीं देता, और हो सकता है वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। इसलिए उस पुराने बरगद के पेड़ के पास कोई भी नहीं जाना चाहता था। लोगों का ये भी मानना था कि वो पुराने बरगद के पेड़ के पास कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो रात में निकलकर किसी को भी डरा सकता है और किसी को भी पकड़ सकता है। इस तरह की सभी बातें लोगों के बीच हुआ करती थी, इसलिए उस बरगद के पेड़ से बचकर ही निकलते थे। वो बरगद का पेड़ उनके गांव में जाने वाले रास्ते के बीच में पड़ता था। लोग उस पेड़ से इतना डरते थे कि कोई भी वहां पर रात में नहीं जा सकता था। लेकिन एक दिन ऐसा भी होगा जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। उस गांव में एक मुसाफिर आ रहा था। वो मुसाफिर पहली बार उस गांव में आ रहा था, क्योंकि उसके कोई रिश्तेदार वहां पर रहते थे। उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो मुसाफिर अपने घर से सही समय पर निकला था, लेकिन बीच में ही बस खराब हो जाने के कारण उसे बहुत देर हो गई थी और उसे उस गांव में पहुंचने में लगभग आधी रात का समय हो चुका था। जब वो व्यक्ति उसी रास्ते से आ रहा था, तभी उसे ऐसा कुछ एहसास हुआ कि उसके साथ कोई चल रहा है, लेकिन उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उसके साथ कौन चल रहा है। गर्मी बहुत थी और प्यास लग रही थी। तभी उसकी नज़र एक नल पर गई और वो पानी पीने के लिए वहीं रुक गया। वो उस नल के पास जाकर पानी पीने लगा। तभी उसकी नज़र बहुत बड़े बरगद के पेड़ पर गई, जो कि बीच रास्ते में ही पड़ता था। देखने में वो पेड़ बहुत ही विशाल लग रहा था। हल्की सी रोशनी चांद की आ रही थी, जो कि उस पेड़ के नीचे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो मुसाफिर पानी पीकर चलने लगा। जब बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, तभी उसे एक आवाज आई, और वो आवाज बरगद के पेड़ के ऊपर से आ रही थी। वो मुसाफिर उस आवाज को सुनकर रुक गया। रुकने के बाद वो ये सोचने लगा कि उस बरगद के पेड़ पर कौन बैठा है, क्योंकि अंधेरे में उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस मुसाफिर ने आवाज लगाई कि तुम कौन हो और वहां पर क्या कर रहे हो? नीचे उतरो और मुझसे बात करो। फिर मुसाफिर ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता हूँ, तुम्हें ही नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन उस बरगद के पेड़ पर से आवाज़ आई कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मुझे नीचे उतरने में बहुत दिक्कत हो रही है। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं नीचे उतर सकता हूँ। मुसाफिर कहने लगा कि मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम नीचे आ जाओ तो हम साथ में चलते हैं। कुछ देर इंतज़ार करने पर भी मुसाफिर को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो कौन है। वो पेड़ के नीचे से ऊपर देख रहा था, मगर उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी मुसाफिर को एक घोड़े की आवाज़ सुनाई दी
घोड़े की आवाज सुनकर मुसाफिर पीछे देखने लगा तो देखा कि एक आदमी घोड़ा लेकर उसी की ओर आ रहा है। मुसाफिर को देखकर घोड़े वाला व्यक्ति वहीं पर रुक गया और पूछने लगा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इतनी रात को आप कहाँ से आए हैं। मुसाफिर कहने लगा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और देरी हो जाने के कारण मुझे रात हो गई है। उसके बाद घोड़े वाले ने पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर रुक कर क्या कर रहे हैं। तभी मुसाफिर बोला कि मैं यहाँ इसलिए रुक गया था क्योंकि इस बरगद के पेड़ पर से कोई व्यक्ति बोल रहा है लेकिन नीचे नहीं उतर पा रहा है। वो मुझसे कह रहा है कि तुम ऊपर आकर मुझे नीचे उतार दो। मुसाफिर ने घोड़े वाले से कहा कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी घोड़े वाले व्यक्ति ने कहा कि आप घोड़े पर बैठ जाइए, मैं आगे चलकर पूरी बात बताता हूँ। वो मुसाफिर को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब उस आदमी ने कहा तो वो घोड़े पर बैठ गया और वो आगे की ओर बढ़ने लगे। जब घोड़ा कुछ दूरी पर आ गया था तभी मुसाफिर ने पूछा, तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की। वो हमारी मदद मांग रहा था और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी घोड़े वाले ने कहा कि आप यहाँ पहली बार आए हैं, इसलिए आपको कुछ भी नहीं पता है। उस बरगद के पेड़ के पास कोई नहीं रहता है, वहाँ पर सभी लोग जाने से डरते हैं क्योंकि कोई भी वहाँ पर रुकना पसंद नहीं करता। वहाँ पर कोई व्यक्ति है ही नहीं। इस बात को सुनकर मुसाफिर काफ़ी डर चुका था और सोच रहा था कि मैं इस गांव में क्यों आया हूँ। घोड़े वाले व्यक्ति ने मुसाफिर को जिस जगह पर जाना था वहाँ पर छोड़ दिया और कहने लगा कि वहाँ पर अब कभी मत जाना और वहाँ पर रुकने की तो गलती कभी मत करना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।